सो वेलकम बैक टू स्टूडेंट आवर क्लासेस। चैप्टर नंबर 1 में मैंने आप लोगों को वीडियो नंबर फर्स्ट में आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग बता दी थी कि चार्ज क्या होता है, ठीक है, और किस तरीके से किसी भी चीज़ों में चार्ज आता है और रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, तो इलेक्ट्रॉन हमने देखा था। तो और क्या हमें पढ़ना है ये भी हम लोगों ने आपको मैंने बता दिया था। तो जिन्होंने पार्ट 1 यानी कि इसकी पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके उसको देखना, डिस्क्रिप्शन में मैं वहाँ पे इसका लिंक दे दूँगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यानी कि आवेश संरक्षण का नियम, ठीक है। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एक बेसिक चीज़ है। अगर मैं आपसे सिंपल इसकी डेफिनेशन की बात करूँ तो व्हाट इज़ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो आप कहेंगे फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द नेट चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट। बस इतनी सी कहानी है, ठीक है। और इससे भी इजी लैंग्वेज में अगर हम चलें तो जो आप लोग पढ़ते आए हो, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। मतलब बेसिक सी चीज़ है कि यार चार्ज नाम की चीज़ जो हमें पता चला था कि किसके कारण आती है, आप कहोगे ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, जो चार्ज समझ लो ला रहा है किसी भी चीज़ में, तो हम कह सकते हैं कि ना तो मैं इस इलेक्ट्रॉन को बना पा रहा हूँ, ठीक है, ना ही तो हम क्रिएट कर पा रहे हैं इस इलेक्ट्रॉन को, ना ही हम इस इलेक्ट्रॉन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर पा रहे हैं, ठीक है। ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बस हाँ, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में मैं इस इलेक्ट्रॉन का इधर उधर ट्रांसफ़र करा सकता हूँ। तो बस यही चीज़ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमसे कहता है कि आप ना तो चार्ज को बना सकते हो ना ही आप ख़त्म कर सकते हो, बल्कि आप ट्रांसफ़र कर सकते हो चार्ज का एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे, ठीक है। या दूसरे ही तरीके से हमने यहाँ पे आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है कि एक ऐसी बॉडी या एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर कोई भी अगर चार्ज मान लो है, ठीक है, तो वो ऑलवेज़ कांस्टेंट रहेगा, यानी कि उसका चार्ज जितना है वो उतना ही रहेगा, चाहे आप उसे कहीं पे भी ले जाओ या कुछ भी इधर उधर कर दो, ठीक है। अब इस पे बेस बोर्ड ने एक ऐसे क्वेश्चन पूछे, मैं आपको जल्दी से बताता हूँ, थोड़ा सा इसको भी ध्यान लगाना है आपको। तो यहाँ मैं आपको बताता हूँ, देखो, तो सिंपल सी बात है, मान लो इमेजिन करो कि मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ मैं, और इस बॉक्स में 3 बॉल रखी हुई हैं। एक पे है 3 कूलम चार्ज, एक पे माइनस का 4 कूलम चार्ज, और दूसरी पे हम ले लेते हैं 5 कूलम चार्ज। अब क्या हुआ, आप लोगों ने इस पूरे के पूरे एक सिस्टम है, मान लो एक आइसोलेटेड सिस्टम है ये, ठीक है, और आइसोलेटेड क्या एक सिस्टम है। तो अब आपने इस पूरे के पूरे सिस्टम को इधर उधर थोड़ा बहुत फेंका, जिससे इलेक्ट्रॉन का इधर उधर ट्रांसफ़र हुआ। मान लो इमेजिन करो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन इधर गए, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन इधर गए। तो कल आपने देखा था कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र होने से चार्ज बनते हैं। तो अब क्या होगा, इन बॉल से इधर उधर इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इमेजिन करो फर्स्ट नंबर वाली बॉल पे अब चार्ज 2 कूलम बचा, देन सेकंड वाली बॉल पे चार्ज 7 कूलम आ गया, और क्वेश्चन मार्क आ गया थर्ड वाली बॉल पे, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि इस तीसरी वाली बॉल पे कितना चार्ज होगा, ये आपको बताना है। तो अब आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, एक तरीका ये है कि इस पे बेस ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो अब आपको सिंपल पता है कि हमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये बोलता है कि इस पूरे के पूरे सिस्टम का जो टोटल चार्ज होगा, सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, इस पूरे के पूरे सिस्टम का जो टोटल चार्ज होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा, यानी कि जितना चार्ज अभी है उतना ही बाद में भी होगा, जितना चार्ज अभी है उतना ही बाद में भी होगा। इसका मतलब अगर मैं टोटल चार्ज निकालता हूँ इस वाले सिस्टम का, कौन से वाले सिस्टम का, आप कहोगे ये वाला सिस्टम, ठीक है, 1 सेकेंड, इस वाले सिस्टम का। तो टोटल चार्ज निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं जल्दी से सारे चार्ज को, यानी कि 3 प्लस माइनस 4 प्लस 5, ये सब इक्वल होगा इस वाले पूरे के पूरे सिस्टम के, यानी कि हमेशा कांस्टेंट होता है। तो जितना टोटल यहाँ उतना ही इधर, तो 2 प्लस 7 और इसको x मान लिया, तो इसको ज़रा सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा -1 प्लस 5 इज इक्वल टू 9 प्लस x, ठीक है, हो जाएगा 4 9, और यहाँ पे x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस का 5 कूलम चार्ज। लो भाई, तो इस x की वैल्यू कितनी आएगी, आप कहोगे इस x की वैल्यू i माइनस का 5 कूलम। लो, अब चाहो तो आप टोटल करके भी देख लो। तो जब मैं टोटल करता हूँ तो 3 प्लस 5 हो गया 8 में से 4 जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, आप कहोगे 4 कूलम चार्ज। अब यहाँ पे भी ये 4 कूलम ही होना चाहिए, तभी लॉ वैलिड होगा। तो 2 प्लस 9 कितना हो गया, आप कहोगे 2 प्लस 7 9 हो गया, और इसमें से 5 करोगे तो 4 कूलम आएगा। तो देखो दोनों का टोटल चार्ज कंजर्व है। तो ये बेसिक लॉ लगाना है, बोर्ड में इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। और पूछा कैसे है वो भी मैं आपको बताता हूँ। बोर्ड में क्वेश्चन ऐसे पूछा है कि फिर से वही आपको 3 बॉल दे दी, ठीक है, A B और C 3 बॉल दी थी आपको। मैं बोर्ड में बता रहा हूँ कैसे क्वेश्चन आया, मैं कराऊंगा इसको, हमारी PYQ सीरीज चलेगी जैसे मैंने आपको बताया, उसमें हम पूरा आपको चीज़ें कराएंगे, तो टेंशन नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स भी बता रहा हूँ, बट PYQ की एक अलग से सीरीज चलेगी जिसमें आपको वीडियोस मिलती रहेंगी और बहुत बेनिफिशियल होने वाली है वो।
तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे होंगे, ठीक है, और शेयर भी करते रहना। चलिए, तो अब क्या हुआ यहाँ पे, इमेजिन करो उससे बोला कि 3 बॉल हैं, एक पे चार्ज है इतना कूलम, ठीक है, फिर से मैं कोई रैंडम चार्ज उठा रहा हूँ, एक पे इतना है और एक पे है -2 कूलम, ठीक है। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि जब इस सिस्टम को इधर उधर से हम पूरा क्या करते हैं, हिलाते डुलाते हैं, तो अब पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्जेस क्या हो सकते हैं, और 4 ऑप्शन आपको देगा। 9 कूलम, ठीक है, मैं कुछ भी उठा रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान रखना अभी मैं आंसर, ऐसा नहीं है मुझे क्वेश्चन पूरी तरीके से उसकी वैल्यू याद है, मैं ऐसी कुछ भी वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है। कुछ भी यहाँ पे आपको देगा वैल्यू, तो आपको यहाँ पे मान लो 6 कूलम दे दी, माइनस का 2 कूलम दे दी, प्लस का 2 कूलम दे दी, और इसमें से आपको पॉसिबल वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। मैं 3 अलग अलग कुछ भी उठा रहा हूँ, लो। तो अब आपको कैसे करना है इस टाइप के क्वेश्चन को, तो एक चीज़ आपको समझनी है कि स्टार्टिंग में उसके बॉलों पे इतना इतना चार्ज था, अब पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है ये हम कैसे फाइंड करेंगे। तो हमें इतना पता है कि टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज पहले से ही क्या कर लूँगा, फाइंड कर लूँगा, ठीक है। तो टोटल चार्ज कितना है इसका, आप कहोगे 3 कूलम प्लस 5 कूलम 8 कूलम, इसमें से कर दो तो टोटल चार्ज आएगा 6 कूलम। तो बस अब इन चारों ऑप्शन में से या तीनों ऑप्शन में से आपको बस ये देखना था कि किसका 6 कूलम आंसर होगा, ठीक है। तो जिसका 6 कूलम होगा वो आप लोगों का फाइनल आंसर होगा। तो अगर आप देख पा रहे हो तो मैंने इस तरीके के, ये वाला ऑप्शन आपका 6 कूलम है, देखो ये कैंसिल और ये बचा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैसे करना है समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो बस ये इस तरीके से बोर्ड में देखो ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो उसके PYQs लगाते हुए चलो, और जितने भी तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं आपको खुद भी माइंड लगाना है, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलोगे, उस पर बेस क्वेश्चन करते हुए चलोगे, देन तभी आप फिजिक्स में नंबर 1 हो पाओगे, नहीं तो ऐसे नहीं कर पाओगे चीज़ें, तो ध्यान रखो। चलिए, अब आते हैं फंडामेंटल चार्ज पे, जिसे हम मूल आवेश भी बोलते हैं इंग्लिश हिंदी में। फंडामेंटल चार्ज मतलब सिंपल है, द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फंडामेंटल चार्ज, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पे जो भी चार्ज होगा, जो कि इतना होता है, इसे ही फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। क्योंकि ये ध्यान रखना, ये इंडिपेंडेंट होगा, मतलब अब देखो क्वार्क जो होता है, ठीक है, क्वार्क, इसमें क्या होता है, फंडामेंटल चार्ज आप कहोगे क्वार्क का चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का भी 1/3 होता है, 2/3 होता है। तो सर अब ये E/3 होने के बावजूद भी क्वार्क के चार्ज को फंडामेंटल चार्ज नहीं बोलते, बल्कि इलेक्ट्रॉन को ही बोलते हैं, बिकॉज ये इंडिपेंडेंट है। तो बस इतना दिमाग में रखो, बस ये है हमारे पास फंडामेंटल चार्ज। अब आ जाए थोड़े से इंपॉर्टेंट चीज़ पे, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज थोड़ा सा बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। क्या कहता है ये, ध्यान से सुनना। देखो क्वांटाइजेशन का मतलब होता है अवेलेबल, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, मतलब कोई भी चीज़ का एक फिक्स वैल्यू में अवेलेबल होना। अब हमें ये कल पता चला था कि चार्ज नाम की चीज़ है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र होने से आती है, इलेक्ट्रॉन के जाने से आती है, ठीक है। ये हम लोगों ने कल देख लिया था, क्लियर है चीज़। तो अब मैं आपसे कहूँ कि अगर मुझे किसी बॉडी पे चार्ज लेके आना है, ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन है, मान लो इमेजिन करो मुझे इस ए बॉडी पे चार्ज लेके आना है, तो मैं क्या करूँगा, या तो इससे इलेक्ट्रॉन को लेके जाऊँगा या इस पर इलेक्ट्रॉन लेके आऊँगा। यही तो मेरे पास 2 चांसेस हैं चार्ज लाने के, या इलेक्ट्रॉन को या तो भेज दो या ले आओ। भेजोगे तो प्लस आएगा, ले आओगे तो माइनस चार्ज आएगा। तो मुझे बताओ, मैं किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन एक फिक्स अमाउंट में तो लेके आ सकता हूँ, या उसको उससे वहाँ से एक फिक्स अमाउंट में तो इलेक्ट्रॉन उससे निकाल सकता हूँ। मैं या तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा या 2 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, या ऐसे चलते 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 कुछ भी एक रैंडम एक वैल्यू में इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा हूँ या लेके आ रहा हूँ। मैं इतने इलेक्ट्रॉन को नहीं ला सकता, मैं इतने इलेक्ट्रॉन को नहीं ला सकता, मैं इतने इलेक्ट्रॉन को नहीं ला सकता। तो बस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमसे यही कहता है कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज आ सकता है वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन का जो भी चार्ज है उसका मल्टीपल होगा, वो भी कैसा, इंटीग्रल मल्टीपल चार्ज। यहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी रखते रहो। आई बात समझ में। तो बस यहाँ पे यही आपको समझना है कि द चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ प्लस माइनस ई, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का जितना भी चार्ज है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का जितना भी चार्ज है उसका मल्टीपल कर दो, इंटीग्रल मल्टीपल, वही किसी चीज़ पे चार्ज आ सकता है। अब इसका क्या मतलब है, जैसे मैंने बोला कि भाई किसी बॉडी पे चार्ज लाओगे या तो 1 इलेक्ट्रॉन लाओगे, और अगर आप 1 इलेक्ट्रॉन ला रहे हो तो उस पर कितना चार्ज आएगा, आप कहोगे 1e। अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन ला रहे हो तो उस पर कितना चार्ज आएगा, 2e। आप 3 ला रहे हो तो 3, ऐसे चलता रहेगा और n इलेक्ट्रॉन के लिए n ही हो जाएगा चार्ज, ठीक है। तो ये एक फिक्स वैल्यू हो रही है। आप 2.5 इलेक्ट्रॉन 1.5 इलेक्ट्रॉन को नहीं ला सकते, तो इतना चार्ज नहीं आ सकता।
तो इसलिए एक इंटीग्रल मल्टीपल ही होगा चार्ज किसका, फंडामेंटल चार्ज का या इलेक्ट्रॉन के चार्ज का। ये क्वांटाइजेशन हमसे कहता है। यहाँ पे n जो है वो क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E की वैल्यू याद है, और चार्ज है हमारा Q यहाँ पे ऑब्जेक्ट में। तो बताओ ये चीज़ क्लियर हो गई। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में कर भी सकते हो, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपको दोबारा से वो टॉपिक समझा दूंगा। लेकिन फिर भी मेक श्योर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट जरूर करें, तभी मुझे पता चलेगा। ठीक है, तो बेसिक चीज़ थी। अब इस पे बेस क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। ये वाला क्वेश्चन ईजी है। ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन कराता हूँ। चलो वैसे यही देख लो बेसिक है पहले। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो आपको पता है कि अरे मैंने अभी अभी ये चीज़ सीखी है कि जब मुझे चार्ज पूछ रहा हो, ठीक है, जब मुझसे चार्ज पूछ रहा हो और मुझे इलेक्ट्रॉन दे रखा हो या इलेक्ट्रॉन दे रखा हो चार्ज पूछ रहा हो, तो ये दोनों चीज़ें मैं इसी फॉर्मूले के थ्रू कर सकता हूँ। कोई दिमाग नहीं लगाना, किसी भी तरीके का दिमाग नहीं लगाया, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो बस यहाँ पे मैंने यही फॉर्मूला यूज़ करा। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n लेट करे और क्वांटाइजेशन का रूल लगा के Q इज इक्वल टू एन ई, एन की वैल्यू नहीं पता, Q की वैल्यू 1 है, E की वैल्यू रख के सॉल्व करा और इतने इलेक्ट्रॉन आएंगे। आप याद भी कर सकते हो 1 कूलम पे इतने चार्ज होता है। ठीक है, आई बात समझ में। तो बेसिक्स आए। अब बोर्ड में देखो क्वेश्चन कैसे आया वो समझा देता हूँ। नहीं तो फिर आप देखो हम लोग क्या करते हैं ना, इस तैयारी के साथ अगर जा रहे हैं बोर्ड में, फिर वो क्वेश्चन घुमा रहा है, हमें नहीं समझ में आ रहा कैसे। बहुत ध्यान से देखना बोर्ड में क्वेश्चन कैसे आया हुआ है। मैं इधर करके दिखाता हूँ, क्योंकि यही तो अब आपको पढ़ना है। देखो अभी तक क्या गलतियाँ हो रही थी, जो हम लोग पेपर कैसा भी आ रहा है, ठीक है, हार्ड आ रहा है, मॉडरेट आ रहा है या ईजी आ रहा है, लेकिन हम वो चीज़ नहीं अचीव कर पा रहे जो शायद आज से पहले होनी चाहिए थी। उसका एक ही रीज़न है कि आप लोग स्टक हो चुके हो एक ही तरीके से पढ़ने में। ठीक है, बहुत से अच्छे अच्छे यूट्यूबर हैं जो पढ़ा रहे हैं, मैं ऐसे ही बात नहीं कर रहा, बट फिर भी आप लोगों के या तो थोड़ा सा चेंज नहीं ला पा रहे हो आप लोग। ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के जब तक आप नहीं सोच पाओगे, मैं बार बार इस पर बेस दे रहा हूँ, तब तक शायद आप लोग प्रॉब्लम में रहोगे। अपने पढ़ाई के तरीक़ों को थोड़ा सा चेंज करो और अपने पे काम करना स्टार्ट कर दो, अपनी फिजिक्स पे काम करना स्टार्ट कर दो, ना कि चीज़ों को रटने में। तो अब देखो क्वेश्चन बोर्ड में कैसे आया है, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन आया था, इस पे बेस मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कैसे आया क्वेश्चन वो बता रहा हूँ मैं। देखना यहाँ पे, इसको दूसरे पेन से कर देते हैं, 1 सेकेंड। चलो ये अच्छा लग रहा है ब्लैक वाला। क्वेश्चन ये था कि एक बॉडी है, उस पर 1 कूलम चार्ज है। ठीक है, अब इफ़ इट गेन, मैं ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इफ़ इट गेन 5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, then find the total charge on it। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन आया है। अब बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी है किस पे बेस, पहले बता दूं, क्वांटाइजेशन पे। फिर भी आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे और 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। अब कन्फ्यूज़न क्या होगी, बच्चे जो बेसिक है बिल्कुल, जिनको थोड़ा नहीं समझ में आती चीज़ें या थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ के जा रहे हैं, वो क्या करेंगे इसमें, वो कहेंगे अरे सर ये तो Q की वैल्यू 1 कूलम दे दी, अब n दिया हुआ है, ठीक है, तो Q इज इक्वल टू एन ए का ही अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो E की वैल्यू निकालनी है, तो E की वैल्यू तो हमें वैसे ही याद रहती है, वो शायद सॉल्व भी नहीं करेंगे क्वेश्चन को और सीधा आंसर 1.6 × 10 की पावर ये करके छोड़ देंगे, या कुछ हमारे ज़बरदस्त लेवल पे जो स्टूडेंट होंगे वो उसे सॉल्व भी करके आएंगे। लेकिन आप लोग ये कर दिया है गलत। ठीक है, क्वेश्चन को समझना है क्या बोल रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एक बॉडी है जिस पे पहले से ही 1 कूलम चार्ज है। ठीक है, तो मैंने एक बॉडी बनाई जिस पे पहले से ही 1 कूलम चार्ज था। अब वो बॉडी इतने इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है, भाई इतने इलेक्ट्रॉन उस पर एक्स्ट्रा आ रहे हैं कहीं से। ठीक है, क्या हुआ, इतने इलेक्ट्रॉन, ये 5 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन इसने लिए। ठीक है, गेन कर रही है इतने इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है पहले दिन बताया था मैंने, जब भी कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है इसका मतलब उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो भाई 1 कूलम चार्ज तो पहले से ही था, अब इतने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो कोई ना कोई चार्ज लेके आएंगे। तो सबसे पहले आपको इसका क्या निकालना है, चार्ज निकालना है कि ये इतने इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज लेके आ रहे हैं अपने पास। आई बात समझ में? तो बस इसको पहले निकालते हैं। तो Q इज इक्वल टू एन ई का यूज़ करा आपने, Q नहीं पता, n पता है, 5 × 10 की पावर 18, E की वैल्यू हमें याद रहती है, जल्दी से लगाते हैं इसे और मल्टीप्लाई करो इसकी। ठीक है, कितना हो जाएगा आप कहोगे, ये हो जाएगा 30 और ये 8 × 10 की पावर -1 बचेगा, तो इसको 0.8c बोल सकते हैं। अब मुझे पता है ये नेगेटिव चार्ज होगा बिकॉज गेन कर रहा है, तो मैं चुपचाप माइनस लगा के इस पूरे को सॉल्व कर सकता था। ठीक है, माइनस लगा के,
ये लास्ट में माइनस लगा दो, कैसा भी कर लो, बिकॉज ऑफ दिस गेन कर रहा है। तो बस अब टोटल चार्ज पहले से ही 1 सी था, इतने चार्ज और हुआ, तो टोटल चार्ज के लिए ऐड कर दो बस। टोटल चार्ज के लिए 1 प्लस माइनस का 0.8, तो आपका आंसर आएगा 0.2 कूलम। ये था आप लोगों का असली आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से देख रहे हो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। हम क्या पढ़ के जाएंगे, हम सिर्फ ये पढ़ के जा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन को हम समझते नहीं है, तो बस हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो लैंग्वेज ही तो मेन है, आपको जिस दिन लैंग्वेज सही से समझ में आ गई, पढ़ के तो बहुत से जाते हैं, लेकिन लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, इफ़ यू नो व्हाट योर क्वेश्चन इज टोल्ड यू, ठीक है, देन तभी आप उसको समझ पाओगे और कर पाओगे। तो समझना ही चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझ में आ चुका होगा आपको कि किस तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी है। देन अब कूलम्स लॉ पे पढ़ते हैं हम लोग आगे। कूलम्स लॉ क्या है, देखो बेसिक सी चीज़ है और इम्पॉर्टेंट भी लगा दो, क्योंकि यहाँ से आपकी आगे चीज़ें चलेंगी। देखो हमें ये तो पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज एक दूसरे पे क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, लेकिन अब कैसे इंटरेक्शन होगा उनके बीच, वो फोर्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, वो हमें किसने बताया, कूलम्स ने। तो कूलम्स ने क्या बोला, उसने कहा कि दो चार्ज लो, देखो Q1 Q2 दो चार्ज लिए और सेपरेट कर दो r डिस्टेंस से, मतलब दो चार्ज को r डिस्टेंस पे रखा, तो ये देखा कि इनके बीच जो फोर्स था, द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस के। मतलब जितना ज़्यादा चार्ज होगा बस उनका उतना ही ज़्यादा फोर्स भी देखने को मिलेगा। ऐसी ही मतलब है, जितना ज़्यादा चार्ज बॉडी होंगी उतने ज़्यादा फोर्स लगा रहे होंगे एक दूसरे पे। देन दूसरी चीज़ क्या बोली कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि जो भी डिस्टेंस है उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कर दो उसके स्क्वायर का, बस जितनी ज़्यादा डिस्टेंस उतना ही कमज़ोर होता रहेगा फोर्स। ठीक है, जितना दूर उतना ही कमज़ोर फोर्स। क्लियर है चीज़। तो बस इन दोनों को मिलाया और मिला के देखो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 F प्रोपोर्शनल 1/r, तो बस हम बोल सकते हैं F जो है वो इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पे K कांस्टेंट आएगा, और ये जो कांस्टेंट होता है K, इसको अब आपको समझना है। ठीक है, यहाँ K जो है वो पहली बात तो एक कांस्टेंट है, लेकिन ऐसा कांस्टेंट है जो डिपेंड्स कर रहा है, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, यानी कि मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स में G मीडियम पे डिपेंड नहीं कर रहा था, बट ये डिपेंड करता है मीडियम पे। अलग अलग मीडियम के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। ठीक है, अब ये K रियलिटी में जो होता है वो आपका क्या होता है, 1/4πε0। क्या होता है, 1/4πε0। मैं इसको लिख भी दे रहा हूँ, यहाँ पे वैसे मैंने लिखा हुआ भी है, लेकिन फिर भी यहाँ लिख देंगे, इसको पढ़ते हैं ε0। 1 सेकेंड, ठीक है, मैं लिख भी दिया मैंने इंग्लिश में। क्लियर है। वैक्यूम और एयर के लिए इसकी वैल्यु आपको याद कर लेनी है, इतनी होती है 1/4πε0 की वैल्यू। ये जो सिंबल है इसे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं, और पढ़ते हैं ε0। ठीक है, इसकी वैल्यू इतनी होगी एयर के लिए, ये आपको याद कर लेनी है। बाकी इस अगले ही लेक्चर में, ठीक है, आने वाले लेक्चर में इसके बारे में डिटेल में आपको बताऊँगा मैं। ठीक है, फॉर एयर और वैक्यूम इसकी वैल्यू इतनी है। तो कूलम्स लॉ ने में सिंपल ये चीज़ बोली कि अगर आपको दो चार्ज पार्टिकल के बीच फोर्स चाहिए तो आप बस इस फॉर्मूले का यूज़ कर लो। ठीक है, जहाँ पे इसकी वैल्यू हमें पता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है यहाँ पे ये, और वैल्यू इतनी होगी, Q1 Q2 R हमें पता होगा, तब हम ईजिली फोर्स को फाइंड कर सकते हैं। तो बेसिक चीज़ थी बहुत ज़्यादा। ठीक है, अगली वीडियो में मैं आपको कूलम्स लॉ पे इसका वेक्टर फॉर्म बताऊंगा, और इस पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड के हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो जाए इसलिए छोटी वीडियो ही बना रहा हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू।